हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स हैं नागपाशा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हा 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 हा, नागराज को बंदी बना मेरे सामने लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया नागतंत्रिका नागिना। अब एक तरफ हट जा और देख कि अपनी शक्ति से नागराज के कैसे चिथड़े उड़ाता है नागपाशा। अपनी जगह से एक इंच भी ना हिली नगीना। रुक जा नागपाशा, मैं नागराज को यहाँ बंदी बनाने की जगह लाश बनाकर भी ला सकती थी, लेकिन मैं नागराज की लाश देखने से पहले वह खजाना देखना और हासिल करना चाहती हूँ जो नागराज को जिंदा या मुर्दा तुम तक पहुंचाने वाले को इनाम में देने वाले थे। वह मेरा इनाम है नागपाशा, मुझे वह मिलना ही चाहिए। इनाम? हा हा हा, इनाम तो तुम्हें मिलेगा नागतंत्रिका, लेकिन वह इनाम खजाने के रूप में नहीं, मौत के रूप में मिलेगा। ओह धोखा! हा 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 हा, तुम इससे जो कुछ भी कह लो सुंदरी, लेकिन मैं इसे व्यापार कहता हूँ, और अच्छा व्यापारी वही होता है जो हमेशा अपने फायदे की सोचे। मेरा नाम नगीना है नागपाशा, नागतंत्रिका नगीना। तेरे जैसे कई नागपाशा मेरे जाल में फंसकर दूसरे लोग की शेर कर चुके हैं। मैं तुझे भी उनके ही पास नरक में भेज देती हूँ। नरक में पहुंचाने वालों को तो मैं लीडर हूं नागिना, क्योंकि वहां की आबादी के ज्यादातर लोग मैंने ही वहां भेजे हैं। ओह, नागपाशा काफी शक्तिशाली है। ऐसे तो हमारी लड़ाई काफी देर तक चलती रहेगी, पर मेरा फायदा इससे जीतने में नहीं। अगर मेरे हाथों से मर गया तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरा फायदा तभी होगा जब मैं इसके हाथों मर जाऊं। आह! नगीना का जमीन पर फुटबॉल की तरह लुढ़कता सिर देखकर वहां पर कई दिमाग बुरी तरह से सुन हो गए। वहां पर कई मस्तिष्कों में प्रश्नों की बाढ़ उमड़ आई। ओह, एक पल तो मुझे ऐसा लगा मानो नगीना जानबूझकर मरने को तैयार हो गई। नागपाशा का वह मामूली सवार नगीना आसानी से बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? नगीना को तो आसानी से बचा सकता था, पर उसने तो मुझे दरवाजे पर दखल अंदाजी करने को सख्त मना किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वह कुछ भी, नगीना की मौत हो गई, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हा 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 हा, अब तेरी बारी है नागराज, तेरी नागपाशा के दुश्मन नंबर 1 की। तेरे मरने के बाद मेरे उद्देश्य की राह से सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा, इसलिए मर नागराज मर। अभी तो सिर्फ मेरे हाथों से पीछे बने नागपाशा। अगर मेरा पूरा शरीर इन तंत्रिक मंदिरों से जकड़ा होता तो मैं तेरे वार तुझसे छूने में नाकामयाब रहते नागपाशा। ओह नागपाशा बगैर सोचे समझे वार कर रहा है। ये पागल हो गया है, हमें भी मार डालेगा। भागो यहां से। बहते पानी की रीले की तरह माफिया बॉसों और अपराधियों की भीड़ हॉल से बाहर भागी। नागपाशा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उन मच्छरों की अब उसे कोई जरूरत भी नहीं थी। उसका शिकार बांध में आ चुका था, अब सिर्फ उसका शिकार करना बाकी था। ओह नहीं, क्या हुआ गुरुदेव? आप चौंक के क्यों? और आपकी यंत्रों में ये ध्वनि कैसे हो रही है? बेहद तेजी से बोला वह। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा केंटुकी। लेकिन फिलहाल तुम सीधे ही नागपाशा के पास जाओ और उसे नागराज को खत्म करने से रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। जाओ। अच्छा गुरुजी। केंटुकी तेजी से विचित्र कक्ष से बाहर निकल गया और वहां अकेले रह गया। गुरुदेव अचंभे से भरा यंत्रों से खिलवाड़ करने लगा। ओह, सभी यंत्र बताता है कि यह वही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये वही आदमी कैसे हो सकता है? इन सब हादसों के दौरान किसी का भी ध्यान नगीना के शरीर पर नहीं गया था, जो धीरे धीरे ही अपने आप धूल में परिवर्तित होती जा रही थी। यह दृश्य न नागपाशा देख रहा था और ना ही नागराज। और तीव्र विस्फुकार। बस नागराज, बहुत हुआ। अगला क्षण अब तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। दूसरे ही क्षण नागपाशा की शक्तियों का वह गोला तोप के गोले की भांति नागराज के सीने से टकराया। इसी के साथ ही बुरी तरह डकारता हुआ नागराज अपने मुंह से खून उगलता नीचे आ गिरा। जमीन पर गिरकर वह कुछ पल जलबिन मछली की भांति झटपटाया और फिर शांत हो गया। नागराज सदा के लिए शांत हो गया। हा हा हा, मर गया नागराज। मैंने नागपाशा ने मार डाला उसे।
तभी, नागपाशा जी, आपको गुरुदेव ने आपके अपनी प्रयोगशाला में बुलाया है, जल्दी। केंटुकी बिना कोई क्षण गंवाए केंटुकी के साथ चल पड़ा नागपाशा। गुरुदेव को अचानक मुझसे क्या काम पड़ गया जो मुझे यूं ही तुरंत बुलवा लिया। उस प्राचीन प्रयोगशाला में नागपाशा के प्रवेश करते ही वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा। नागपाशा, तुम अभी नागराज नामक जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे, कहाँ है वो सही सलामत है ना? नहीं, मैंने तो उसे मार डाला, लेकिन आप ये क्यों? नागपाशा का मुंह से इतना ही निकलना था कि अपना माथा पीट लिया उसने। अनर्थ, ये तुमने क्या कर डाला? अनर्थ कर डाला नागपाशा, एकदम अनर्थ कर डाला तुमने। क्या? क्योंकि खजाना पाने के लिए तुम्हें जिस व्यक्ति की खोज है, जिसे तुम मेरे यंत्रों के कारण मंदिर के सपने दिखा रहे हो, वह कोई और नहीं, नागराज ही है। नागपाशा यूं उछला मानो उसके कानों से कुछ जबरदस्त विस्फोट हुआ हो। ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है नागपाशा, अपने चारों तरफ देखो, ये यंत्रों का जाल और ये उनसे निकलती ध्वनि इस बात का प्रमाण है। तुम तो जानते ही हो कि जिस व्यक्ति की तुमको तलाश है, उसके जन्म का समय और लग्न मुझे मालूम है, और एक खास समय में पैदा हुए व्यक्ति अपने शरीर से एक खास तरह की तरंग निकालते हैं, और ये मेरे सारे यंत्र उसी लग्न और समय में पैदा हुए व्यक्ति की तरंगों को ग्रहण करने के लिए बने हुए हैं, और ये उन तरंगों को ग्रहण करते ही ध्वनि करने लगते हैं। उफ नहीं, लेकिन नागराज वे व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे मैंने सपने में दिखा रहा था? नागराज तो युवा है, जबकि उस व्यक्ति की उम्र इस समय कम से कम 75 साल होनी चाहिए। नागराज की उम्र के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता नागपाशा, लेकिन यह सत्य है कि मेरे यंत्र धोखा नहीं खा सकते। 100% नागराज ही वह व्यक्ति है जिसकी तुम्हें तलाश थी। है नहीं गुरुदेव, अब था बोलिए, क्योंकि नागपाशा महोदय नागराज को समाप्त कर चुके हैं, मार चुके हैं उसे। अचानक ना जाने नागपाशा को क्या हुआ, वह तेजी से बाहर की तरफ भागा खड़ा हुआ। नागराज मेरी वर्षों की खोज, मेरा अरमान है, मैं मर नहीं सकता, मैं उसे किसी इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। कुछ क्षण बाद ही नागराज के शरीर को बुरी तरह से झकोड़ डाला नागपाशा। उठ नागराज उठ, तू नहीं मर सकता, तू नहीं मर सकता नागराज, उठ, मैं कहता हूं उठ नागराज। काफी देर तक नागराज के शरीर को झकोड़ते हुए जब वो बुरी तरह से हाँफ गया नागपाशा तो हार मानकर बैठ गया वह। उफ, सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया मैंने। कितनी मेहनत करके मैंने अपने इच्छित व्यक्ति को अपने सपने दिखाकर यहाँ लाने का प्रबंध किया था, और कितनी बड़ी योजना बनाकर मैंने नागराज को विलनों से इसलिए मरवाने का इंतजाम किया था कि नागराज ही कहीं मेरे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा ना बने। लेकिन मैं क्या जानता था कि जिसे मरवाने का प्रयत्न करते करते मैं स्वयं उसे मार चुका हूँ। मैं मेरा भतीजा, हमारे खानदानी अतुल्य खजाने तक पहुंचने वाला एकमात्र प्राणी नागराज ही है। उफ, संजोग से मैं कितनी बड़ी बाजी हार चुका हूं। काश नागराज को मौत देने की गलती करने से पहले मैंने थोड़ा सोच समझ लिया होता। बिना सोचे विचारे काम करने वाले बाद में ठीक तुम्हारी तरह पछताते हैं नागपाशा। नागराज, तुम जिंदा हो नागराज? और तुम्हारे तंत्रिक बंधन अपने आप कैसे खुल गए? नगीना मेरे साथ थी नागपाशा, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारे द्वारा किए गए धोखे का आभास हो गया था। इसलिए उसने मुझे यहाँ पर लाने के लिए इस छद्म तांत्रिक बंधनों का इस्तेमाल किया था, ताकि वक्त आने पर मैं आराम से इनसे निकल सकूं। ओह, मेरे ही साथ चाल चली नगीना ने। बिल्कुल, और बाकी रही मेरे मरने की बात, तो सब कुछ जानने के लिए मैंने अपने मुंह में पहले से ही रखा लाल रंग खून की तरह उगलकर और प्राणायाम करके अपनी सांसें रोककर मरने का नाटक किया था। अब चूंकि मैं तुम्हारी जुबानी सारी बातें जान चुका हूं, अब मेरे मरे रहने का क्या फायदा? अब सीधी तरह बताओ कि उस खजाने का क्या चक्कर है जिसके लिए तुमने मुझे सपने दिखा रहे थे? बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले मुझे अपने भतीजे के जिंदा रहने की खुशी तो मना लेने दो। लिपट गया नागराज नागपाशा से। वाह, अच्छे चाचा हो तुम, पहले जान से मारते हो और फिर खुश होकर लिपटते हो। अरे मेरे बच्चे, पहले मैं अपने भतीजे को थोड़े न मार रहा था, मैं तो उस नागराज को मारना चाहता था जो उस खजाने को पाने में बहुत बड़ी अड़चन बन सकता था,
जो तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा है। अब चूंकि तुम आ गए हो, इसलिए अपना खजाना संभालो और अपने चचा को मुक्ति दो। तुम्हारे खजाने की रक्षा के चक्कर में मैं वर्षों से यहां से बाहर नहीं निकला हूं। नागपाशा की तरफ से अभी ही संकेत था नागराज। ए चचा, भतीजे और खजाने का क्या चक्कर है, मैं अभी तक समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुझे। मेरे बच्चे सुन, आज तुम जो इन खंडरों को देख रहे हो ना, यहाँ कई सौ वर्ष पहले शानदार सर्प महल हुआ करता था, जब तुम्हारे पिता और मेरे बड़े भाई तक्षक राज किया करते थे। नागों का बहुत बड़ा पुजारी था हमारा सारा परिवार, और सबसे बड़ी पुजारिन थी राजा तक्षक राज की पत्नी ललिता। कुल देवता कालजयी के प्रताप से, उन्हीं की कोख से तुमने जन्म लिया था। भैया के पास हजारों लाखों बहुमूल्य सर्प मणियां और अन्य कीमती वस्तुओं का बहुत बड़ा खजाना था, जिसके बल पर सारा राजकाज बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। उसी खजाने के लिए एक दिन किसी अज्ञात शत्रु ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। हमला! बड़े भैया उस शत्रु से राज्य की रक्षा करने को जुट गए, और मैं अपने परिवार के कुल दीपक यानी तुम्हारी रक्षा के लिए बड़े भैया की आज्ञा लेकर तुम्हें लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन शत्रुओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे घेर कर मुझे और तुम्हें मारने का प्रयत्न किया। उनसे जान बचाने के लिए मैं ऊंची पहाड़ी से नीचे नदी में कूद गया। घायल होने की वजह से मैं नदी में गिरते ही बेहोश हो गया, और तुम मेरे हाथों से छूटकर न जाने कहां बह गए। मुझे जब होश आया तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। हारकर मैं वापस लौट गया। तब राजधानी पहुंचकर मुझे पता चला कि अज्ञात शत्रु ने बड़े भैया और भाभी की हत्या कर दी। मैं भी चेहरे पर घाव लगाने से इतना बदसूरत हो गया था कि मुझे हमेशा के लिए नकाब पहनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस अज्ञात शत्रु ने जिस खजाने के लिए यह सब किया था, उसे प्राप्त न कर सका, क्योंकि मरने से पहले भैया ने उस खजाने को एक ऐसे सर्प तिलिस्म में रख दिया था जो ज्योतिषों ने नक्षत्रों की सहायता से तुम्हारे नाम से बांधा था। और चूंकि तिलिस्म तुम्हारे नाम से बांधा गया था, इसलिए उसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं तोड़ सकता था और ना ही खजाना प्राप्त कर सकता था। अब चूंकि तुम मेरे बड़े भैया की अंतिम निशानी और खजाने के असली हकदार थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयास करता रहा और आज सफल हो ही गया। यानी अगर तुम्हारी बातें सच है तो मेरा भी एक परिवार था, और वह यहाँ पर था। मैं प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार नहीं हूँ। मैं भी और मानवों की तरह ही पैदा हुआ था, और बड़ा बड़ा कमाल है, मुझे तो ये सब बातें सपने सी लग रही हैं। ये सपन नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच है। और अगर इस बात को तू अपनी आंखों से देखना चाहता है तो बढ़ जा उस तिलिस्म रास्ते पर जो तुझे तोड़कर पहुंचा सकते हैं खजाने तक। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मुझे तुमसे यही, हाँ, अब तो मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि ये सब जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मुझे तुमसे यही आशा थी। आओ, मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहां से शुरू होता है उस तिलिस्म में पहुंचने का रास्ता, जहां वह खजाना रखा हुआ है, जिसमें रखी एक बड़ी पांडुलिपि में तुम्हारे यानी तुम्हारे खानदान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। चल, मैं तुझे ले चलूँ वहां पर। ओह, अब मुझे नागपाशा का खेल समझ में आ रहा है, पर पहले मुझे यह पता करना होगा कि नागराज ही ललिता देवी का पुत्र है या नहीं। कुछ देर बाद थी। विशाल सर्प का वह मुंह ही उस तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता है जिसमें खजाना रखा हुआ है। हमें इसमें प्रवेश करके बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, और चूंकि तुम आगे रहोगे भतीजे, इसलिए तुम्हें तो और भी अतिरिक्त सावधान रहना होगा। ठीक है चाचा, आइए अंदर चलें। नागराज के पीछे पीछे ही नागपाशा ने भी उस विशाल सर्प में मुंह में प्रवेश किया। उफ, कितना भयानक स्थान। कोई कमजोर दिल वाला तो यहाँ आकर हार्ट अटैक हो जाए। धड़क तो मेरा दिल भी रहा है, पता नहीं किस मुसीबत से सामना करना पड़े। जल्द ही लो आ गई नई तिलिस्म की मुसीबत नंबर 1, जिसमें आगे बढ़ने के लिए इस बड़े तालाब को पार करना होगा। मैं इस तालाब के सारे पदार्थ को खूब पहचानता हूं। नागराज, ये पानी से नहीं, विष से भरा हुआ है, बेहद घातक विष। ओह, इसको तैर कर पार करने का सीधा सा मतलब मौत को दावत देना है।
लेकिन इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तभी गूंज उठी एक वह आवाज, तुमने ठीक सोचा घातक, विश्व के इस तालाब को सुरक्षित पार करने का तरीका मेरे पास है। तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार उतार दूंगा। ओह, सामने मौजूद पत्थर में बने उस नाग के मुंह से गूंज रही है आवाज। तभी दूसरा शरब भी बोल उठा, नहीं नहीं, उसके मुंह में मत बैठना, वह तुम्हें विष के कुंड में डुबो देगा। मेरे मुंह में बैठो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। नहीं, उसके मुंह में नहीं, मेरे मुंह में। नहीं, मेरे मुंह में। नहीं, मेरे मुंह में। मैं एकदम सुरक्षित हूं, मेरे मुंह में आओ। ओह, ये तो सभी हमें अपने मुंह में बिठाकर विश्व का कुंड पार करवाने की कह रहे हैं। हाँ, सुन तो मैं भी रहा हूं, मगर मेरे ख्याल से सब में से सिर्फ एक ही हमें पार उतार सकता है, बाकी सब हमें बीच में ही डुबो देंगे। मतलब यह कि तिलिस्म बनाने वाले ने काफी सोच विचार करके यह स्थिति पैदा की है, ताकि इन सर्पों की बातों में आने वाला विश्व कुंड में ही डूब मरे। तो फिर कैसे पता लगाए कि इन सर्पों में से वो सर्प कौन सा है जो हमें सुरक्षित विश्व कुंड के उस पार ले जाएगा? ये सोचना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करके इस मुश्किल का हल निकाल ही जाएगा। फिर जो दिमाग इस्तेमाल किया नागराज ने और हल ढूंढ ही लिया। उस चितकबरे सांप के मुंह में आओ चचा, वही हमें इस विष के कुंड से पार ले जाएगा। लेकिन उससे पहले ही नागराज उसे चितकबरे सांप में प्रवेश कर गया। इसी के साथ ही एक तेज गड़गड़ाहट करता हुआ पत्थर का वह सांप अपने स्थान से सरका और विष कुंड के में सरक गया। अब वो मजे से तैरता हुआ नागराज और नागपाशा को लेकर किनारे तक बढ़ रहा था। वाह भतीजे, तूने तो एकदम सही सर्प चुना, लेकिन कैसे? हम जिस सर्प के मुंह में बैठे हैं वह पनियाला जाति का सर्प है, और चूंकि सर्प जाति में मात्र पनियाला सर्प ही पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है, इसलिए यही इस कुंड में तैरकर हमें पार उतार सकता था। वारे भतीजे, जवाब नहीं तेरा, सचमुच तेरा जवाब नहीं। अब देखें तो इसी तरह आगे भी मुसीबत से बचाता हुआ खजाने तक पहुंचाता है या नहीं। एक मुसीबत से निकलने के कुछ देर बाद ही फंस गए वे दूसरी मुसीबत में। उफ, बाल बाल बचे, वरना इस नेबले की बड़ी बड़ी आंखों से निकलती किरणें हमारे पर खर्रे उड़ा देती। आगे बढ़ने के रास्ते पर यह तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। खड़ी नहीं, वो देखो। ओह, ये तो बिल्कुल जिंदा नेवले की तरह बढ़ रहा है। अभी खत्म। ओह, किरणों की इस पे कोई असर नहीं हो रहा। ओह, बेकार हुए मेरे सांप भी। अचानक अप्रत्याशित ढंग से घूमी नेवले की सारी और घूमकर रह गया दिमाग। उस करारे वार के बाद सिर्फ नागराज ही खड़ा होने में सफल हो पाया। लगता है चाचा जी का दिमाग अंधेरी गलियों में भटकने चला गया। अब तो मुझे अकेले ही इस मुसीबत से छुटकारा पाने में सफल प्रयास करना होगा। एक के बाद एक कई बार करने के बाद आखिरकार वह बात नागराज को समझ में आ गई। इसे किसी बाहरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। इस तिलिस्म में इसे मारने के कोई तिलिस्म तरीका ही ढूंढना होगा, लेकिन वह तरीका होगा कौन सा? वाह, वह दीवार पर बना चित्र, रेखा चित्र ठीक वैसे ही नेवले पे किसी बाज को हमला करते दिखाया गया है। जरूर ये नेवला बाज के द्वारा ही खत्म होगा, लेकिन यहाँ इस तिलिस्म में बाज के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। तुरंत ही नागराज ने अपनी बात को खंडन किया। नहीं, इस तिलिस्म में यह चित्र बेवजह नहीं हो सकता। अब नेवला यहाँ है तो बाज भी यहीं कहीं होगा। बाज की तलाश में इधर उधर घूम गई नागराज की नजर आया वह बाज के पंजे, वे चोंच, वे पंख इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह बाज जिक्सा प्लस के रूप में मौजूद है। बाज को जिंदा करना तो उस पजल को जोड़ना होगा, और यह काम मुझे इस नेवले की पकड़ से बचकर करना होगा। नागराज की फुर्ती से बाज के उन टुकड़ों को जोड़ना आरंभ कर दिया। नेवले से बचते हुए नेवले की पकड़ से ज्यादा देर तक नहीं बच सका नागराज। आखिर में पकड़ में आ ही गया। अब पजल का वह पूरा होने में सिर्फ एक ही टुकड़ा बाकी रह गया है। अब मुझे अपनी सारी ताकत लगाकर इसके मुंह से छूटने का प्रयास करना होगा। ओह, पूरी शक्ति लगाने के बाद ही नागराज अपने आप को मौत की पकड़ से नहीं छुटा पाया। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं रहा हूं।
अब मुझे झकोड़ झकोड़ कर मार डालने का फिराक में है। अब मुझे इसके हाथों से हर हाल में मरूंगा ही। लेकिन मरने से पहले सर्प सैनिकों के बल पर एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। नागराज सिंह के रूप में तेजी से पजल के उस आखिरी टुकड़े से लिपटते चले गए। मौत के मुंह से जाते नागराज के हाथों से छूटकर वे सर्प सैनिक। तुरंत ही नागराज ने नागराज सिंह को एक झटका दिया, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। उसी स्थान पर जा जुड़ा वह टुकड़ा। इसी के साथ नागराज ने देखी तिलिस्म में एक और अनोखी घटना। जीवित हो उठा वह बाज, भयंकर ढंग से नेवले पर झपट पड़ा और नागराज के देखते देखते ही वह चट कर गया। अब तो ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, कहीं इसका इरादा मुझे भी निगलने का तो नहीं। नागराज के संभलने से पहले ही उस बाज ने बेहद तेजी से लपक कर उसे दबोच लिया। उफ, ये तो मुझे निगल रहा है और मैं अपनी कोशिश के बाद भी इसे नहीं निकल पा रहा हूं। मेरा ये तिलिस्मी बाज बेसर रहा। नागराज को पूरा निगल गया वह बाज। साथ ही नागराज का किस्सा खत्म हो गया। ओह, ये मेरी तरफ देख रहा है, यानी अब मेरी बारी है। भय की अधिकता से बुत बन गया था, खड़ा रह गया था नागपाशा। जबकि उस वातावरण में पहुंचकर आचार्य चकित रह गया नागराज। कमाल है, बाज के निकलने के बाद जहां मुझे ये यमपुरी पहुंचना था, वहां मैं इस रहस्यमय स्थान पर आ गया जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी बीनें मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी बीनों का यहां होने का क्या मतलब? अभी एक पल भी नहीं बीता था कि नागराज को मिल गया उसके सवालों का जवाब। ओह, ये सब बीनें तो अद्भुत ढंग से बजने लगी। इन बीनों के निकलने वाला स्वर मुझसे मुझे मंत्र मुक्त किए रहा है। मेरे पांव थिरकने को उतावले हो रहे हैं, मेरा दिल झूम उठने को कर रहा है। उन बजती बीनों के आगे नागराज ज्यादा देर तक अपना संयम ना रख सका और लहरा उठा वह किसी मदमस्त सांप की भांति। जैसे जैसे बीन के स्वर तेजी से आ रही थी, वैसे वैसे नागराज के पांव की थिरकन बढ़ती जा रही थी। तभी मंत्र मुक्त नाचते नाचते नागराज के कानों में बीन के साथ साथ वह आवाज भी पड़ी। नाचते नाचते ही नागराज आवाज की दिशा में घूमा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओह, ये क्या? ये बड़ा सा भारी गोला तेजी से लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मुझे इन बीन के स्वरों से अपने आप को मुक्ति दिलाकर यहां से भागना होगा। ओह, लेकिन मैं भागूं कहां से? यहां से तो बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर तो मुसीबत मुंह फाड़े खड़ी है, उस भयंकर मोर के रूप में। उफ, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूं मैं। एक तरफ तेजी से मेरी तरफ लुढ़कता गोला, दूसरी तरफ वह भयंकर मोर, ऊपर से ये बीन के जादुई सुर जो मेरे कदमों को रुकने का मौका ही नहीं दे रहे। क्या इस तरह थिरकते हुए मैं बच पाऊंगा इन मौतों से? हाँ, अगर मैं अपने थिरकते हुए पांव और बीन के सोर्स में घूमते अपने मस्तिष्क को थोड़ा कंट्रोल कर सकूं, तो मैं ना सिर्फ इस मुसीबत से बच सकता हूं बल्कि इन्हें खत्म भी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे उस बड़े गोले का एकदम मेरे पास पहुंचने का इंतजार करना होगा। और फिर जैसे ही वह गोला नागराज के नजदीक पहुंचा, वैसे ही सर्कल के किसी कुशल खिलाड़ी की भांति नागराज उछलकर उस गोले पर सवार हुआ और अपने नाचते कदमों की वजह से ही इस गोले से ही नहीं बच रहा था नागराज, लेकिन अब ये मेरे नाचते कदम इस लड़कते गोले पर मेरा संतुलन बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। एक पल बाद ही दो खतरनाक मुसीबतों का एक साथ अंत हुआ। जल्द ही बीन पर ऐसे अन्य वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर तब ही निकलते हैं जब उसमें मौजूद छिद्रों को हवा का संचार होता हो। अब रही बीनों वाली तीसरी मुसीबत, वह भी कम खतरनाक साबित नहीं होगी अगर मैंने इसे जल्दी छुटकारा नहीं पाया। लेकिन इसे छुटकारा पाने के लिए कोई हल तो ढूंढना ही होगा। सोच में डूब गया बीनों के स्वर से थिरकता नागराज। जल्द ही बीन या ऐसे अन्य वाद्य यंत्रों में मधुर स्वर तब ही निकलते हैं जब उनसे मौजूद छिद्रों से हवा का संचार होता है। और हवा का संचार करने वाले इन छिद्रों को अपने नाग सैनिकों की मदद से बंद करके
इन बीनों के स्वरों को उन्हीं के गलों के घोट देना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। सभी बीनों को बेकार कर देने में नागराज को ज्यादा देर नहीं लगी। इसी के साथ ही एकदम अनोखा है यह तिलिस्म, और उससे भी ज्यादा अनोखे हैं इस तिलिस्म को बनाने वाले, जिन्होंने अपनी विद्या से यह अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि इस तिलिस्म को तोड़ने वाला नाग शक्तियों का स्वामी होगा। सोचते सोचते नागराज आगे बढ़ गया और जल्द ही पहुंच गया था उस स्थान पर। सामने बहुत से रंग बिरंगे झरने हैं जो ऊपर से कहीं से गिर रहे होंगे। कहीं ये मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में किसी तरह की बाधा न बन जाए। अच्छा है, इन रंग बिरंगे सरबती झरनों में नहाते हुए निकलने से मेरे शरीर पर चिपकी धूल भी साफ हो गई। नागराज आराम से कई झरने पार करता हुआ चला गया, और जब वह टिटका पिछले कई झरनों को मैं आराम से पार करता चला गया। लेकिन मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हर झरने से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लगातार कमजोर होता जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले सोचना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। समझना होगा कि ये सारा चक्कर क्या है। चक्कर जब नागराज की समझ में आया तो उसकी सारी इंद्रियां सावधान होती चली गईं। एक खतरनाक विचार मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहा है, लेकिन यह विचार कहां तक सही है इसे परखने के लिए मुझे किसी सांप के स्ट्रक्चर का मुआयना करना होगा। तुरंत ही नागराज के मस्तिष्क में उभर गई किसी बड़े सांप की शरीर की संरचना। जहर ग्रंथि, फेफड़े, दिल, तिलिस्म में प्रवेश मैंने सांप के मुंह से किया। फिर जहर ग्रंथियों की जगह जहर का तालाब मिला। फिर जहां सांप की आंखें होनी चाहिए वहां पर मैंने नेवले ने मुझ पर आंखों से निकलती किरणों द्वारा हमला किया। आंख के स्थान से थोड़ा से नीचे गला होता है, जहां पर बाज ने मुझे निगल लिया। जहां दिल और धड़कनें होती हैं वहां पर बीनों के स्वर ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। और अब आप पहुंचा हूं मैं नागराज सांप के पेट में, जहां पर पाचन क्रिया होती है, और ये पाचन क्रिया होती है विभिन्न अम्लों और एग्जामिको द्वारा। ये झरने उसी अम्ल और एग्जामिको झरने हैं, और ये मुझे पचा रहे हैं, इसलिए मेरा शरीर गलता जा रहा है। अगर मैं इन झरनों में भीगता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं बुरी तरह से पच जाऊंगा। एकाएक बड़े बड़े जीवाणु कहां से आ गए और ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, परंतु आखिर ये है क्या? समझ गया, ये जीवाणु आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा है, और ये मुझे अपना भोजन समझकर मुझसे चिपटे जा रहे हैं, पर ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इनके लिए हमले के पीछे भी कोई राज जरूर होगा। हाँ, ये आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु हैं, इन पर पेट में अम्ल और एग्जाम का असर नहीं करता। ये मेरे शरीर को अम्लों और एग्जाम को झरने से बचाने के लिए कवच का काम करेंगे। नागराज ने झरनों से भरा तिलिस्म पार करना शुरू कर दिया। तिलिस्म के उस हिस्से को पार करते ही जीवाणु अपने आप गायब हो गए। मैंने इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से ना देखा होता तो इन पर कभी सच ना मानता। तो गाइस, ये थी नागपाशा की कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे। तो गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्द ही मिलते हैं नागपाशा के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।